Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we'll cover disciplinary actions. इसमें हम disciplinary action की explanation types, misconduct, standing orders and disciplinary actions, variability and misconduct list, principles of natural justice, procedure ये सब cover करेंगे इस वीडियो में हम. So let's start our video. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है disciplinary action. उससे पहले एक छोटा सा introduction है ऊपर. डिसिप्लिनरी एक्शन से पहले मतलब जो हमारा जो ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर है इसमें ना बहुत कम पनिशमेंट है जो एम्प्लॉय के लिए है. ठीक है. तो डिसिप्लिनरी एक्शन इज वन ऑफ द पनिशमेंट जो एम्प्लॉय के लिए चूज की जाती है यानी वर्कर के लिए चूज की जाती है जो अंडर वर्क कर रहा होता है किसी के. ठीक है. सो These principles guide employers on the essential formalities. अब क्या होता है जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं मतलब जो डिसीजंस ट्रिब्यूनल्स लेते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और जो लॉ कहता है वो ये सारी चीजें जो एम्प्लॉयर है उसको उनको गाइड की जाती है कि वो एम्प्लॉयज को के ऊपर किस तरह इम्पोज करे कोई भी अपना डिसीजन और किस करेक्ट वे में इम्पोज करे. ये नहीं कि सीधा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे दे. द वे ऑफ गिविंग पनिशमेंट, व्हेन टू गिव द पनिशमेंट, हाउ टू गिव द पनिशमेंट एंड टिल व्हाट एक्सटेंट, कितनी होनी चाहिए वो पनिशमेंट, ये भी एक चीजें होती है जो सारी चीजों को देख कर दी जाती है. सो डिसिप्लिनरी एक्शन पे आते हैं हम. डिसिप्लिनरी एक्शन रेफर टू करेक्टिव मेजर्स. डिसिप्लिनरी एक्शन वो मेजर्स होते हैं और रेप्रिमांड्स टेकन बाय एम्प्लॉयर्स इन रिस्पॉन्स टू एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर्स ऐसे मेजर्स लेते हैं एम्प्लॉय की मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए या फिर एम्प्लॉय को समझाने के लिए दैट यू हैव डन अ मिस्टेक एंड यू हैव टू करेक्ट दैट कि एम्प्लॉय से कुछ मिसकंडक्ट हुआ है उसके अगेंस्ट उन्होंने कोई कड़ा फैसला लिया हो कोई पनिशमेंट तय की हो तो उसे डिसिप्लिनरी एक्शन में काउंट किया जाता है. जैसे कोई मिसकंडक्ट किया हो एम्प्लॉयर ने, रूल वायलेशन किया हो या फिर पुअर परफॉर्मेंस हो एम्प्लॉय की तो एम्प्लॉयर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है. द severity of disciplinary action varies depending on the nature and seriousness of the offense. कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन यानी जो पनिशमेंट जो मेजर उसने तय किया है एम्प्लॉयर ने वो कितना स्ट्रिक्ट है वो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय ने ऐसा क्या काम किया है, उसने जो गलती करी है वो कितनी ज्यादा बड़ी है उस पर कि वो कितनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वो डिजर्व करता है. तो बेसिकली सुपरवाइजर्स मैनेजर्स डिसाइड व्हेन डिसिप्लिनरी एक्शंस इज नेसेसरी while minor violations may be handled more leniently. जो छोटे छोटे violations होते हैं उन्हें बहुत leniently भी handle किया जाता है बस एक छोटा मोटा notice देकर. Severe incidents like no calls, no show, harassment और customer misconduct required prompt action. तो ऐसे बहुत ज्यादा serious allegations किसी employee पे लग जाए उसने कुछ serious misconduct किया तो उस सिचुएशन में तो तुरंत इमीडिएट एक्शन लिया जाता है. अब आता है एम्प्लॉयर्स कैन यूज वेरियस टाइप ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शंस टू एड्रेस एम्प्लॉय मिसकंडक्ट. अब अलग अलग टाइप के डिसिप्लिनरी एक्शन को समझते हैं जो कॉमन भी होते हैं. लाइक पहले तो आती है वर्बल वार्निंग, बोल के वार्न कर देना कि यू आर डूइंग दिस, मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप प्लीज इस चीज को दोबारा रिपीट नहीं करें. ठीक है. अ स्पोकन रेप्रिमांड क्वेश्चनिंग द employ against the undesirable behavior. If there's something wrong an employee is doing, तो employer उसको बस verbal warning देके छोड़ सकता है. बट वो छोटी चीज होनी चाहिए, verbal warning के लायक होनी चाहिए. फिर additional training, providing extra training in areas contributing to problematic behavior. अगर कोई employer जिसको काम करने में दिक्कत आ रही है तो उसको गलती में ना काउंट करके उसे ट्रेनिंग दे दो कि चलो ठीक है आप बार बार काम गलत कर रहे हो, लेट्स इसे आपके काम को करेक्ट किया जाता है ट्रेनिंग देके आपको, जिससे आप हमारी कंपनी का नुकसान ना करो और आप अच्छे से ट्रेन होके काम करो. रिटन वार्निंग, अगर कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा मतलब वर्बल वार्निंग के बाद भी वो वही कंटिन्यू कर रहा है अपनी मिस्टेक को तो आप फिर उसे एक रिटन वार्निंग दोगे ईमेल के थ्रू या जैसे भी दैट लाइक वी आर ऑब्जर्विंग दिस, so please you have to maintain a decorum. Yeah, whatsoever the person is doing wrong, you have to give a strict written warning to that person. ताकि उसे कॉन्सिक्वेंसेस का पता हो. आपके रिटर्न वार्निंग में ही लिखा होना चाहिए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं. देन ऑफिशियल मीटिंग,
अ मीटिंग इन्वॉल्विंग सुपरवाइजर्स, अगर वो पर्सन रिटन वार्निंग से भी ना समझे तो एक ऑफिशियल मीटिंग बिठाई जाती है जिसमें सुपरवाइजर्स और मैनेजमेंट टीम होती है जो डिस्कस करते हैं उसके बिहेवियर को लेकर कि अब इसके साथ आगे क्या करना चाहिए। देन रिडक्शन ऑफ जॉब पर्क्स एंड बेनिफिट्स, तो उस पर्सन को ना जॉब पर्क्स जो उसके बेनिफिट्स मिलते हैं उससे उसे हटा दिया जाता है कि आपका मिसकंडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत बार बोलने के बाद भी बढ़ रहा है, तो हम आपका प्रमोशन रोक रहे हैं या फिर हम यहाँ से ये चीज रोक रहे हैं, मतलब कुछ उसका ऐसा बेनिफिट रोक रहे हैं हम जिससे उसे इफेक्ट पड़े कि वो चीज रिपीट ना करे पनिशमेंट के तौर पे, ये सब चीजें हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर तब भी नहीं बात बनती तो सस्पेंशन हो सकता है कि टेम्परेरी रिलीविंग द एम्प्लॉय ऑफ देयर रेगुलर ड्यूटीज एज अ डिसिप्लिनरी मेजर, कि आपको सस्पेंड किया जाता है कुछ टाइम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी गलतियों को के ऊपर वर्क कीजिए, देन यू विल कम बैक। फिर अदरवाइज वो भी नहीं तो डिमोशन, lowering the employee's job position as a consequence of repeated और severe misconduct, अगर continuous misconduct हो रहा है तो उसकी जो उसको डिमोशन पे डाल देंगे, मतलब प्रमोशन का ऑपोजिट होता है डिमोशन, की उसको जो है छोटी पोजीशन पे लेकर आ जाएंगे ताकि उसे ये एहसास हो कि जो जिम्मेदारी उसे दी गई है उसने उसे ठीक से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं निभाया है, दैट इज वाई उसके साथ ये हुआ है। ठीक है, ये सारे तरीके हैं, इन पे हम स्टेप बाय स्टेप भी चल सकते हैं कोई छोटी मिस्टेक के लिए, बट कोई बड़ी मिस्टेक हो तो सीधा हम जंप करके डिमोशन पे या सस्पेंशन पे भी आ सकते हैं। और लास्ट, टर्मिनेशन, तो अगर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है तो विदाउट फॉलोइंग एनी अदर वर्बल वार्निंग और रिटन वार्निंग और एनी अदर थिंग वी कैन सिंपली गो टू टर्मिनेशन, अगर बहुत ज्यादा सीवियर मिसकंडक्ट है तो। So the most severe action involving the employee's dismissal from the company. Employers need to ensure that the chosen disciplinary action aligns. अब जो टर्मिनेशन दिया जाता है ना, यानी उसे निकाला जाता है काम से परमानेंटली, तो एम्प्लॉयर को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसका जो नॉट क्राइम, एक्चुअली उसका जो मिसकंडक्ट है वो इतना ज्यादा सीवियर होना चाहिए, इतना सीरियस होना चाहिए कि उसे ये सजा दी जा रही है, और या फिर उसे बहुत बार आपने बोला हो किसी चीज के लिए कि दैट यू हैव टू फॉलो दिस प्रोटोकॉल, द कंपनी का प्रोटोकॉल है, ये रूल है कंपनी का, आपको ये फॉलो करना है, बहुत सारी वार्निंग्स चली गई हो उसके पास बट ही इज नॉट लिसनिंग, ही इज डूइंग द सेम थिंग। तो उस टाइम पे आपको फील होता है कि नहीं, ये चीजें मैं आगे नहीं पास कर सकता और अदर एम्प्लॉय के पास, तो वी हैव टू टेक दिस डिसीजन, तो बात अलग है। अगर आप सीधा ही उसे फर्स्ट गो में और छोटी चीज के ऊपर निकाल दोगे टर्मिनेशन, तो वो प्रॉब्लम एक एम्प्लॉयर के लिए बड़ी खड़ी हो सकती है लेबर लॉ में, कि आपने सीधा टर्मिनेट कैसे कर दिया और इतना बड़ा रीजन भी नहीं था। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है, और डिसिप्लिन मैट्रिक्स माइट स्टिपुलेट अ वर्बल वार्निंग फॉर फर्स्ट ड्रेस। ठीक है, वर्बल वार्निंग होगी फर्स्ट ड्रेस कोड के लिए जो उसने नहीं ठीक से पहना होगा ऑफेंस। रिटन वार्निंग फॉर सेकंड, और रिटन वार्निंग होगी जब वो सेकंड टाइम उल्लंघन करेगा उस रूल का, यानी कि एंड अ फॉर्मल डिसिप्लिनरी मीटिंग भी बिठाई जाएगी थर्ड ऑफेंस पे उसकी। ठीक है, एंड बैंक सेटिंग में, एंड वो तब भी नहीं मानेगा तो उसे सीधा टर्मिनेट किया जाएगा। नाउ, डज डिसिप्लिनरी एक्शन मीन्स फायर्ड? क्या डिसिप्लिनरी एक्शन का सिंपल और सीधा मीनिंग फायर्ड होता है? नो, डिसिप्लिनरी एक्शन में बहुत सारी वार्निंग्स, रिटन, वर्बल, मीटिंग्स, बहुत सारी चीजें आती है, छोटी से बड़ी सारी पनिशमेंट डिसिप्लिनरी एक्शन में आती है। ठीक है, सो इफ अ बिहेवियर इज अ माइनर वायलेशन लाइक जेन्युइन मिस्टेक that didn't harm anyone, a written warning might be sufficient. But however, if the employee repeatedly make the same mistake despite encouragement for better behavior, टर्मिनेशन कुड बी कंसिडर्ड। तो टर्मिनेशन किस कंडीशन में होता है? जब अगेन एंड अगेन वही मिस्टेक हो रही है, उसे वार्निंग दे दी, उसे समझा दिया प्लीज आप इस चीज को मत कंटिन्यू कीजिए, बट वो नहीं मानता, जानबूझ के वही गलतियां कर रहा है, तो उस सिचुएशन में टर्मिनेशन होती है। तो नहीं, डिसिप्लिनरी एक्शन में देर आर strict punishments also, there are lenient punishment also depending on the misconduct the employee is doing. Next is key aspects of disciplinary action. तो इसके की एस्पेक्ट समझ लेते हैं हम। सो ड्यू प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस में आता है ये सब चीजें ना, जब हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं उस बात पे होती है, किसके लिए? वर्कर के लिए। तो ड्यू प्रोसेस में क्या होता है कि उस ये बात का ध्यान रखा जाए डिसिप्लिनरी एक्शन लेते टाइम
कि एक प्रॉपर मतलब उसको नेचुरल जस्टिस सर्व होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई गलत एक्शन नहीं लेना है, और वर्कर को फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एम्प्लॉय को फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपनी बात रखने की। ठीक है। नोटिस, अब डिसिप्लिनरी एक्शन सीधा नहीं लिया जाता है, सबसे पहले ना नोटिस दिया जाता है पूरा। ठीक है। और ना उसको सारी उसकी बातें बताई जाती है कि आपकी ये गलती है, इस वजह से हम आपके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। और उसके बाद ताकि वो अपने डिफेंस में चीजों को प्रिपेयर कर ले कि वो क्या बोल सकता है सामने जाके, कि मैंने ये किया है, मैंने नहीं किया, या मैंने इस सिचुएशन में किया है। देन इन्वेस्टिगेशन। अब जो एम्प्लॉयर है, उनको इन्वेस्टिगेट करना है प्रॉपरली सारी सिचुएशन को, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना है। भाई ऐसी बात नहीं, किसी की जॉब का सवाल है, एकदम से तुरंत कोई बात पे कंक्लूजन पे पहुंच के किसी को काम से नहीं निकाल सकते हैं। तो प्रॉपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फैक्ट फाइंड करना चाहिए, और उसी के बेस पे सही डिसीजन, एक फेयर डिसीजन लिया जाना चाहिए। ठीक है। राइट टू रिप्रेजेंट। तो जो एम्प्लॉय है उसको, यानी वर्कर है, उसको रिप्रेजेंट करने का खुद को मौका मिलना चाहिए, उसके पास राइट होगा खुद को समझाने का, खुद को रिप्रेजेंट करने का, खुद के बारे में बताने का कि व्हाट ही हैज डन, व्हाई ही हैज डन। ठीक है। हो सकता है वो अपनी यूनियन को साथ लेकर आए और उनके थ्रू बात को रखे। देन प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन। डिसिप्लिनरी एक्शन जब लिया जाता है तो एक प्रोग्रेसिव फॉर्म में लिया जाता है, सारे स्टेप्स को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके लिया जाता है, लाइक वार्निंग एंड एवरीथिंग। एंड उसी के बाद स्टेप बाय स्टेप जाके बात टर्मिनेशन तक पहुंचती है। ठीक है। देन रिकॉर्ड कीपिंग। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी फैक्ट फाइंडिंग होगी, उन सबका पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन सबके रिकॉर्ड्स होने चाहिए, उसके चार्जेस के जो वर्कर पे लगाए गए हैं वो चार्जेस का रिकॉर्ड होना चाहिए, एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा टिल हिज टर्मिनेशन, और टिल द टाइम जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड होनी चाहिए। देन अपील प्रोसेस। जो वर्कर है, एम्प्लॉयर, उसको बताया जाएगा कि आपके पास राइट टू अपील है, डिसिप्लिनरी एक्शन के डिसीजन को लेके आप अपील कर सकते हैं, और वो जो अपील करी जाएगी उसके बाद जब डिस्कशन होगा दोबारा बैठ के उस अपील के दौरान, तो वो जो है एक न्यूट्रल पार्टी को बीच में बिठाया जाएगा, ना मैनेजमेंट के ऑफिस की बैठेंगी, ना ही वर्कर की साइड की बैठेंगी जो जज करेंगी। देयर विल बी अ न्यूट्रल पार्टी जो दोनों पक्षों की बात को सुनेंगी एंड देन डिसाइड करेंगी। Now, understanding misconduct. Misconduct by an employee refers to actions or behaviors that harm interests. ठीक है, does something that hurts the employers and co-workers interest. तो misconduct क्या हो सकता है एम्प्लॉय की तरफ से, बस ये जान लेते हैं। जैसे हार्म इंटरेस्ट, जो दूसरे एम्प्लॉयर्स को हर्ट करे या को वर्कर्स के इंटरेस्ट को खराब करे। नॉट डूइंग द जॉब राइट, सही तरीके से अपने काम को ना करना। और नॉट सेफ और गुड फॉर वर्क, बिहेव्स इन अ मैनर दैट मेक्स अनसेफ, कुछ ऐसे गलत तरीके से बिहेव करना जो एम्प्लॉयर या बाकी को वर्कर्स के लिए बहुत खराब तरीका हो, अनसेफ लगे उनको। ट्रस्ट वर्दी ना हो अगर एम्प्लॉय, तो भी एक कंपनी जब तक ट्रस्ट नहीं करेगी अपने एम्प्लॉय पे तब तक वो उसे काम नहीं सौंप सकती। अब ब्लाइंड ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। डिसोबेइंग टू मच, ये बहुत ज्यादा रूड है, डिसोबे कर रहा है, बात बात पे आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है, अननेसेसरी क्योस क्रिएट कर रहा है, तो वो ये सारे मिसकंडक्ट में आते हैं। Now, standing order in disciplinary actions. So, standing orders are set rule established by employers. Standing orders set होते हैं, set of rules होते हैं जो कौन establish कर रहा है, employers. यूजुअली इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के थ्रू ये होते हैं, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन होती है एम्प्लॉयमेंट की, कि एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉय के साथ वर्क प्लेस में कैसा बिहेव करना है, उसमें सारे रूल्स होते हैं कि जो एम्प्लॉय के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो। दे प्ले क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, रेगुलेटिंग बिहेवियर। स्टैंडिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसिप्लिन मेंटेन करने में, बिहेवियर का ध्यान रखने में दोनों साइड, दोनों पार्टीज का, और आउटलाइनिंग द प्रोसीजर्स फॉर एड्रेसिंग मिसकंडक्ट। नाउ रोल ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर इन डिसिप्लिन, अब बात आती है स्टैंडिंग ऑर्डर की। अभी तक तो बस स्टैंडिंग ऑर्डर को समझा था कि डिसिप्लिनरी एक्शन में स्टैंडिंग ऑर्डर का रोल क्या है। स्टैंडिंग ऑर्डर सर्व्स एज अ गाइड फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाउ इट कॉन्ट्रीब्यूट्स, लेट्स सी। Certification process. Industrial establishment.
ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना है इस बात को। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट विद 100 और मोर एम्प्लॉयज मस्ट हैव देयर स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड। जो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के पास 100 या 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे, वो रजिस्टर होनी चाहिए स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है, मतलब वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। This certification is carried out by the State Labor Commissioner or a certifying officer. हमने मोस्टली सर्टिफाइंग ऑफिसर को ज्यादा पढ़ा है पीछे के उसमें टॉपिक्स में भी। वैसे दो चीजें होती है, ठीक है, मतलब और या फिर ये या ये। Now model standing order. Until an establishment standing order are certified. जब तक एक एस्टैब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड होता है तब तक एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनता है। ये सब मैं पहले पढ़ा चुकी, पीछे के वीडियोस अगर ध्यान में होंगी तो ये सब चीजें कवर हो चुकी है। सो दे आर गवर्न बाय मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। जब तक उनका एक सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर जो उनके अकॉर्डिंग जो कंपनी है उसके अकॉर्डिंग ड्राफ्ट होके आता है, तब तक एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर वो फॉलो करते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट अथॉरिटीज। जो भी स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनके थ्रू दिया जाता है, वो उन्हें उस टाइम तक वही फॉलो करना होता है जब तक उनका स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट हो रहा होता है। So these models sets of standard for conduct and disciplinary procedures. So इसमें क्या होते हैं, इन मॉडल्स में स्टैंडर्ड्स फॉर कंडक्ट, मतलब कि क्या कंडक्ट कर सकते हैं, मिसकंडक्ट किस किस तरीके का, किस क्या क्या उसकी पनिशमेंट होगी, और क्या डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स किस सिचुएशन में ले सकते हैं, सारी बातें लिखी होती है उसमें। कैसी कैसी बातें इनको समझ लेते हैं आप। डिफाइनिंग मिसकंडक्ट, जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो अलग अलग एक्ट्स को, मिशंस को बताता है, मिसकंडक्ट बताता है अलग अलग, कि ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और कौन सा बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है वर्क प्लेस पे, वो क्लैरिटी देता है, ठीक है। मिसकंडक्ट के एग्जांपल्स देता है कि कौन सा सीवियर में आता है, कौन सा लीनियंट में आता है, किस पे क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, सारी चीजें। यू कैन जस्ट रीड दिस पैराग्राफ। नाउ प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी एक्शंस, वो डिसिप्लिनरी एक्शन के प्रोसीजर्स भी मेंशन करता है। स्टैंडिंग ऑर्डर जनरली आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद मिसकंडक्ट। दिस इंक्लूड प्रोवाइडिंग नोटिस ऑफ चार्ज, आपको पहले नोटिस देना होगा, वर्बल या रिटन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी होगी, तो आप जिसको गलत समझ रहे हैं क्या वो एक्चुअली गलत है, प्रूफ इकट्ठे करने होंगे। गिविंग द एम्प्लॉय एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड, एम्प्लॉय से पूछना होगा कि वाई यू आर डूइंग दिस, डू यू हैव एनीथिंग टू से इन योर डिफेंस, need to give him opportunity to talk about this matter, and specifying the range of possible penalties, और मतलब रेंज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी जो उसके ऊपर पेनल्टीज लगती है। सीधा करोड़ों की पेनल्टी नहीं लगा सकते हम किसी के ऊपर, या लाखों की लगा दी, डिपेंड्स ऑन व्हाट ही हैज डन, एंड ये सब चीजें भी स्पेसिफाइड होती है। नाउ प्रिवेंटिंग मिसकंडक्ट बाय एस्टैब्लिशिंग क्लियर, अब ये भी एक चीज जो मेंशन है स्टैंडिंग ऑर्डर में, बाय एस्टैब्लिशिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, स्टैंडिंग ऑर्डर कंट्रीब्यूट टू प्रिवेंटिंग मिसकंडक्ट। स्टैंडिंग ऑर्डर कंट्रीब्यूट करता है मिसकंडक्ट को प्रिवेंट करने में। एम्प्लॉयज आर अवेयर ऑफ द रूल, प्रमोटिंग अ मोर डिसिप्लिन एंड ऑर्डरली वर्क इन्वायरमेंट। तो ये चीज प्रमोट की जाती है कि डिसिप्लिन और जो एक प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट है उसे वो होना जरूरी है कंपनी के अंदर, तो मिसकंडक्ट को प्रिवेंट किया जाता है। और क्योंकि एक रूल सेट किए जाते हैं वर्कर्स के लिए भी, दैट दे हैव टू फॉलो दोज रूल्स, तो इससे मिसकंडक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। Then certainty in penalties. The standing order help ensure that disciplinary actions are consistent and fair. तो स्टैंडिंग ऑर्डर किस चीज का ध्यान रखता है, जो डिसिप्लिनरी एक्शंस हो वो जो गलती करी उस अकॉर्डिंग हो, कंसिस्टेंट और फेयर हो, एंड ये एक तरीके का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है पेनल्टीज को लेकर और स्पेसिफिक टाइप ऑफ मिसकंडक्ट को लेकर। यानी स्टैंडिंग ऑर्डर ऐसा लेट नहीं करता कि आप गलत पनिशमेंट दे दो किसी को, हद से ज्यादा सीरियस पनिशमेंट दे दो आप, डिपेंडिंग ऑन द मिसकंडक्ट पनिशमेंट दी जाएगी, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। ना वेरिएबिलिटी इन मिसकंडक्ट, तो किस किस टाइप के मिसकंडक्ट की बात की गई है, स्टेट स्पेसिफिक वेरिएशन। द लिस्ट प्रोवाइडेड में डिफरेंट बिटवीन स्टेट्स, इतना ध्यान रखना है, जो लिस्ट प्रोवाइड की जाती है वो डिफरेंट होगी स्टेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें हाईलाइट की जा रही है डेफिनेशन ऑफ मिसकंडक्ट, और जो वेरी करती है बेस्ड ऑन रीजनल रेगुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो हर स्टेट का अपने कुछ रूल्स होते हैं, अपने कुछ मिसकंडक्ट होते हैं, किसी स्टेट में मिसकंडक्ट में आता है, किसी में नहीं आता, किसी स्टेट में आता है कि
वर्किंग आवर्स में वो सोने का टाइम देते हैं, किसी स्टेट में वर्किंग आवर्स में सोना अलाउड नहीं है, राइट? तो ये चीजें मैटर करती है, डिफरेंट होती है हर स्टेट के रूल्स. सो precision of misconduct. The outline list precisely identifies acts and omissions constituting misconduct. Any action outside the scope जो अब misconduct की लिस्ट होती है, अगर उससे से ज्यादा कोई एक्शन होता है cannot be treated as misconduct by the employer. जो लिस्ट गिवन है कि ये सब चीजें misconduct मानी जाएगी, इस लिस्ट से बाहर कोई एक चीज एम्प्लॉय करता है तो उसे misconduct में काउंट नहीं किया जाएगा if that thing is not given in the misconduct list. Now, certified standing order. Certified standing order for an establishment may include additional item, not in model standing order. तो certifying standing order में ना कुछ additional items होंगे जो शायद model standing order में ना हो, क्योंकि model standing order इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट नहीं किया गया था, स्पेसिफिक जो इंडस्ट्री थी वो, बट जो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर है उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट किया गया होगा. Expanding the scope of potential misconduct actions, so the employer need to confirm this before proceeding the disciplinary action. तो एम्प्लॉयर को प्रोसीड करने से पहले मतलब कंफर्म करना होगा कि सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन चल रही है नहीं चल रही है. सर्विस रूल की अगर हम बात करें तो ये ना स्टैंडिंग ऑर्डर में डिफाइंड नहीं होती है, ये कंपनी के खुद के रूल्स होते हैं जिसमें ये चीज मिसकंडक्ट और बाकी अदर चीजों को लेकर भी बात की जाती है. लेकिन कंपनी इन रूल्स पे मतलब कि जो रूल्स है उनमें सारे वर्कर्स को फॉलो तो करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ भी मिसकंडक्ट होता है जिसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है वो कंपनी को स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ता है. यानी कि employer should verify whether a particular act of omission falls within the model standing order or certified standing order. अगर किसी एक्ट के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो एम्प्लॉयर्स को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक्ट मिसकंडक्ट लिस्ट में आना चाहिए, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर या फिर पर्टिकुलर जो एक स्टैंडिंग ऑर्डर है सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर उनका उसके अंदर, तभी उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है उस मिसकंडक्ट के ऊपर. अदरवाइज कुछ रूल्स जो कंपनी अपने सर्विस रूल्स जो फॉलो करवाती है वो भी फॉलो करने इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके ऊपर भी छोटी मोटी वार्निंग्स मिल जाती है. Then use of model standing orders. When the act or service rule are not applicable, जब कोई भी एक्ट या फिर सर्विस रूल एप्लीकेबल नहीं होता है तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स को ना सर्व किया जाता है. मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर कैन सर्व एज अ रेफरेंस फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन. तो उस सिचुएशन में जब डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होता है तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में जो मिसकंडक्ट गिवन होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही लेना पड़ता है. हालांकि इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इन सिचुएशंस की वजह से नेचुरल जस्टिस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, यानी कि जो वर्कर्स है उसको गलत तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करना है उसको, और हमें सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर अगर है तो उसका प्रॉपर ध्यान रखना है. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो नेचुरल जस्टिस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड देम. क्लियर कम्युनिकेशन चार्जेस की, यानी जिस भी आप एम्प्लॉय के ऊपर चार्जेस लगा रहे हैं उसके साथ वर्कर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखो कि दीज आर योर चार्जेस, ये गलतियां आपने की है, उसको पता होना चाहिए कि उसे किन बातों के ऊपर अपना डिफेंस देना है, ठीक है. राइट टू डिफेंस. यू हैव टू गिव हिम और हर द चांस टू डिफेंड. आपको एम्प्लॉय को चांस देना पड़ेगा कि वो खुद को डिफेंड करे, बताए कि उससे गलती क्यों हुई या हुई है तो कैसे हुई, वरना उसके दिमाग में ये चीज नहीं थी या उसे किसी ने वार्न नहीं किया था, व्हाटसोएवर थिंग्स जो अपनी तरफ से वो बताना चाहता है या चाहती है. देन इम्पार्शियल कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी, कि उसका हक है कि फेयर इंक्वायरी हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो. अगर इम्पार्शियल मतलब इम्पार्शियल तरीके से होनी चाहिए. अगर पार्शालिटी होती है उसके साथ गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है, विच इज रॉन्ग. तो नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है एक एम्प्लॉयर के लिए. Presence during evidence presentation. So, this evidence presented during the inquiry should be deduced in the presence of the charged employee. This allows them to understand and respond to the evidence against them. जब भी आप एविडेंस दिखाओ तो वो जिस एम्प्लॉय के अगेंस्ट आप दिखा रहे हो उसकी प्रेजेंस में ही वो एविडेंस दिखाओ जब उसे चार्ज इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, ताकि वो उसी टाइम पे उन एविडेंस के बारे में अगर उसे कुछ पता हो अपने डिफेंस में बोलना चाहता हो कि आपको शायद इन एविडेंस को आपने मिस इंटरप्रिटेट किया है, दे आर समथिंग एल्स, आई वाज डूइंग समथिंग एल्स देयर, इफ यू विल सी नाइसली प्रॉपर्ली क्लियरली, ऐसा कुछ भी तो वो बता सके. आप उसके पीछे से कुछ भी बोलोगे, एविडेंस दिखाओगे, जिस नजरिए से आप देख रहे हो उसी नजरिए से आप दूसरों को दिखाओगे तो हो सकता है उसके लिए एक ट्रैप बन जाए.
तो let him or her speak first what he wants or she wants to say about that, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे पहुंचो. Then proportionate punishment, the punishment awarded, where is my, yes, the punishment awarded should be proportionate to the misconduct committed. जो पनिशमेंट है वो इतनी ही सीरियस होनी चाहिए जितना सीरियस मिसकंडक्ट है, उसी अकॉर्डिंग पनिशमेंट होती है. अगर आप मिसकंडक्ट छोटा सा है, बस ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया और आप उसके ऊपर सस्पेंड कर दो फर्स्ट टाइम पे, रॉन्ग. यू कैन गिव जस्ट वार्निंग कि आपको ड्रेस कोड फॉलो करना है, जो भी ड्रेस कोड गिवन है यू हैव टू फॉलो that will be the thing. So this principle ensure that the consequences imposed are fair. Fair consequences impose होने चाहिए, reasonable होने चाहिए wrong doing के ऊपर. Now procedure. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको लेटर इशू करना है. ठीक है, जैसे एज सुन एज द मैनेजमेंट बिलीव्स देयर इज अ मिसकंडक्ट, अ चार्ज शीट इज गिवन टू द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय को चार्ज शीट गिवन मतलब दी जाती है, जो उससे क्लियरली एक्सप्लेन करता है उसके जो भी उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं मिसकंडक्ट के, जो भी चार्जेस उसके ऊपर लगे हैं इन रिटन फॉर्म. ठीक है, विद इन आस्क्ड फॉर द एम्प्लॉयर्स एंड आस्क फॉर द एम्प्लॉयज रिटन एक्सप्लेनेशन. और उससे भी ये बोला जाता है कि आप भी एक टाइम पे, रीजनेबल टाइम पे, यानी उसे डेज दिए जाते हैं कि इतने टाइम पे आप हमें अपनी एक रिटन एक्सप्लेनेशन दे दीजिए कि व्हाट यू वांट टू से, अगर अपने डिफेंस में आपको कुछ कहना है तो. ठीक है, नोट क्या है इसमें, द टाइम गिवन फॉर द एक्सप्लेनेशन डिपेंड्स ऑन द सीरियसनेस ऑफ द मिसकंडक्ट. तो कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, डिपेंड करता है किस टाइप का मिसकंडक्ट है, उस अकॉर्डिंग ही टाइम दिया जाता है रिप्लाई का. ठीक है, इट्स क्रूशियल दैट द चार्जेस इन द शीट आर स्पेसिफिक एंड डिटेल. जो चार्जेस है शीट के अंदर वो बहुत क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए और डिटेल में होने चाहिए. नाउ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द चार्ज शीट. अगर एम्प्लॉय रिफ्यूज करता है चार्ज शीट को एक्सेप्ट करने से, तो इट कैन बी सेंड टू देम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट. तो उसे पोस्ट के थ्रू उसके एड्रेस पे उसे भेजा जाएगा. ठीक है, ये बात को इंश्योर किया जाएगा कि जो एम्प्लॉयर है वो कैन प्रूव द एम्प्लॉय वाज इन्फॉर्म, यानी कि वो कहता मैं तो नहीं ले रहा इस चीज को, वो कुछ जानबूझ के वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेज दो, जिससे आपके पास एक प्रूफ है दैट यू हैव गिवन द शीट टू हिम. आपने एम्प्लॉय तक शीट पहुंचा दी है, वो उसकी मर्जी है वो उसे किस तरीके से लेता है. Now, misconduct under criminal proceedings. If the misconduct is also a criminal matter, the employer can proceed with a domestic inquiry without waiting for the criminal court decision. तो अगर कोई criminal matter के ऊपर, मतलब जो इतना misconduct बहुत ज्यादा serious है, criminal matter है, तो उस टाइम तो सीधा डोमेस्टिक इंक्वायरी पे बात जाती है. कोई आगे कोई वर्बल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन की बात नहीं होती है, सीधा टर्मिनेशन या यहाँ तक बात जा सकती है, और बिना क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजन को सुनाए उसे सजा सुनाई जा सकती है. मतलब कोर्ट वाली सजा नहीं, बट जो कंपनी अपनी तरफ से दे सकती है वो सजा. नाउ सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी. इफ द इनिशियल यानी स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सजेस्ट करती है दैट द एम्प्लॉयज प्रेजेंस माइट कॉज हार्म और इंटरफेरेंस विद द इन्वेस्टिगेशन, द एम्प्लॉयर कैन सस्पेंड द वर्क. अगर जिस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस टाइम पे अगर लगता है मैनेजमेंट को ये बात लगता है कि एम्प्लॉय कैन बी अ मतलब एक हडल बन सकता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, वो कुछ इधर उधर कर सकता है फैक्ट्स को, तो उसे उस टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, ताकि वो कुछ छेड़छाड़ ना कर सके. उसके बाद उसे जब सामने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद प्रूफ रखे जाते हैं और उसके बाद ही उसे वापस जॉब पे रिटेन करना है या उसे टर्मिनेट करना है, वो डिसाइड होता है. Second step, consideration of the explanation. When an employee receives a charge sheet, they can respond in different ways. कौन से admit the charge, employee को charge sheet receive हुई, उसने ऐसा किया है तो वो admit कर सकता है. ठीक है, refute the charge, वो refuse कर सकता है. ठीक है, submit an explanation refuting the charge even if the admission is clear. चाहे उनकी तरफ से क्लियर हो जिन्होंने भेजा है कि हमने आपके ये चार्जेस लगाए, यू हैव डन मिसकंडक्ट, बट वो अपनी तरफ से साफ इनकार भी कर सकता है कि मैं नहीं मानता इस चीज को. इट्स एडवाइजेबल नॉट टू प्रोसीड विद पनिशमेंट इमीडिएटली एंड इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स. और ये बात एडवाइस की जाती है कि लाइक वो भी ये कह सकता है कि ना, और वो मना करे तो इस बात पे मैनेजमेंट को भी डिसीजन लेना चाहिए कि एक बार एक इंक्वायरी की जाए इस चीज के ऊपर. देन आस्क फॉर एक्सटेंशन.
वो टाइम एक्सटेंशन की बात कर सकता है अपनी एक्सप्लेनेशन को सबमिट करने के लिए, कि हो सकता है वो अपने लिए कुछ प्रूफ इकट्ठा कर रहा हो और प्रूफ के साथ सबमिट करना चाहता हो चीजों को। ठीक है। फेल टू सबमिट एक्सप्लेनेशन, और जब वो, एक मिनट पे हम वापस सी पॉइंट पे आ रहे हैं, जब वो टाइम मांगेगा तो उसे टाइम दिया भी जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस। Now, fail to submit explanation. If the employer fails to submit an explanation, the employer can proceed with further steps as outlines. अगर जो employer है वो निर्धारित समय पे, जो reasonable time उसे given है, उस पे वो explanation नहीं दे पा रहा है, तो employer के पास right है, वो आगे proceed कर सकता है other steps पे उस application को ले जाके। Now, when the employee admits the charges, if an employee admits the charges, even it's unqualified, it is not advisable for the employer to immediately proceed with punishment and inquiry should be। चाहे employer जो है अपने charges को मान ले, फिर भी employer को ये बोला जाता है कि आप फिर भी inquiry करो, एक proofs आपके पास हो तो आपके पास कोई chance नहीं होगा गलत decision लेने का। ठीक है। Then when the employee submits an explanation refuting, अगर एक एम्प्लॉय जो है वो चार्जेस के लिए साफ मना कर देता है कि मैं रिफ्यूट कर रहा हूँ ये चार्जेस को, मैं ये चार्जेस से सहमत नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया है, तो वो एक्सप्लेन करेगा इस चीज को। तो इफ फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, फर्दर प्रोसीडिंग्स कैन बी ड्रॉप, तो अगर उनको इसकी एक्सप्लेनेशन सही लगती है तो उनके आगे जो प्रोसीडिंग्स है, फर्दर प्रोसीडिंग्स है, वो ड्रॉप की जाएंगी। इफ अनसेटिस्फैक्ट्री, अगर उनकी एक्सप्लेनेशन जो है, एम्प्लॉय की एक्सप्लेनेशन अनसेटिस्फैक्ट्री लगती है, तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी आगे भी, बट विथ प्रॉपर इंक्वायरी एंड एविडेंसेस। When the employee ask for extension of time, अगर एम्प्लॉय जो है मांगता है टाइम एक्सटेंशन, रीजनेबल ग्राउंड्स पे उसे दिए जाएंगे ताकि कोई फ्यूचर डिस्प्यूट ना खड़ा हो इस बात के ऊपर कि टाइम नहीं दिया था, मैं तो प्रूफ दे सकता था। ठीक है। इफ द एम्प्लॉय फेल्स टू सबमिट हिज एक्सप्लेनेशन, आपको मैं बता ही चुकी, अगर वो नहीं दे पाता है अपनी एक्सप्लेनेशन, तो आगे ले जा सकते हैं एम्प्लॉयर्स इंक्वायरी को और आगे जाके उसे सजा भी मिल सकती है। Now, third step, giving notice of holding an inquiry. If the explanation submitted is unsatisfactory, the next step is to issue a notice holding an inquiry. This notice includes information about the inquiry officer, the date, time, venue of the inquiry. The employee is also notified to have witness or any relevant. तो जो भी इंक्वायरी की इंफॉर्मेशन होगी वो सब एम्प्लॉय तक पहुंचा दी जाएगी कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमें इंक्वायरी करके मिली है, और उसे ऑफिसर का नाम, लाइक डेट टाइम सब कुछ बता दिया जाएगा, एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट एट दिस टाइम। हमें आपसे कुछ पूछताछ भी करनी है और आप अपने विटनेस को भी लेकर आ सकते हो अगर जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है एम्प्लॉय के थ्रू इन रिवर्ट वो अनसेटिस्फैक्ट्री होती है तो। ठीक है, मैं आपको एक बार और स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ यहीं पे। देखो, स्टेप है, स्टेप 1 में क्या होता है, ये है एम्प्लॉयर और ये है एम्प्लॉय। स्टेप 1 में क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है वो रिटर्न फॉर्म में वो भेजेगा एम्प्लॉयर को कि ये चार्जशीट भेजेगा कि ये चार्जेस आपके ऊपर लग चुके हैं। ठीक है। और उसके बाद बदले में एम्प्लॉय क्या करेगा, वो भी एक एक्सप्लेनेशन भेजेगा। ठीक है, कि मैंने जो है ऐसा नहीं किया। उस एक्सप्लेनेशन में हो सकता है कि वो हाँ भी करे, वो एडमिट भी कर सकता है और वो मना भी कर सकता है कि मैं इन चार्जेस को नहीं मानता हूँ। तो बस वो कुछ टाइम भी मांग सकता है, वो टाइम एक्सटेंशन भी मांग सकता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए प्रूफ करने के लिए, और अगर वो कोई रिप्लाई नहीं करता है तो इंक्वायरी को आगे बढ़ा के उसके ऊपर उसे पनिशमेंट सुनाई जा सकती है। ये सारी चीजें। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।